हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतिम चैप्टर है उसका और कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। परिभाषित आपकी शब्दावलियों को हम लोग आपका देख रहे थे कि जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी शब्दावलियां थी, उनके विषय में हम दोबारा आपका रिवीजन के तौर पर उनको समझने के तौर पर हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये से जो आपकी शब्दावलियां हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपको काम करने वाली हैं, 12th क्लास में भी आपको मिलेंगी। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में भी आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। तो आप इनको इतने लाइटली ना लीजिए कि आप इसको जो अगली क्लास में आपको जरूरत पड़े आप उसको अच्छे से आपका समझ ही ना पाए। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें और अपने डेली लाइफ रूटीन में आप इनका यूज कर सकते हैं और आप इनको बहुत नजरिए पास से देख सकते हैं। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, ध्यान दीजिए, कल हम बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। भुगतान संतुलन को हम बेसिकली बात, इसको कहेंगे आप भुगतान संतुलन। आखिर में मायने क्या है आपके भुगतान संतुलन के। क्या एक वर्ष के अंदर विशेष जो आपकी कुछ हम अपनी गतिविधि करते हैं उसके ट्रांजैक्शन को हम लोग आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज आपका बैलेंस होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी थी और आपको समझा दिया था। ठीक, जो भी क्वेरी थी, जो डाउट्स थे, हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी। गौर करके देख लिया आप सबने। आगे बढ़ जाएं। अगला नंबर है राजस्व का। भूमि यानी कि राजस्व बंदोबस्त। ठीक, लैंड रेवेन्यू के हम बात कर रहे हैं, सेटलमेंट की। तो लैंड क्या है या अब आपका रेवेन्यू, आपका सेटलमेंट क्या है, कैसे आप इसको देखते हैं। और ना जाने कितनी सारी व्यवस्थाओं में हमने इसको आपका गौर करके पढ़ा है। ठीक, आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप हिस्ट्री के किस पार्ट में या भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ आपने पढ़ा था। तो पहला चैप्टर आपको याद होना चाहिए और पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कहाँ से संबंधित है। जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सब के विषय में मैंने आपको पहले आपको पढ़ा दिया था और बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया था। चलिए, तो पहले आप इसको कॉपी करिए। देख लिया? चलिए, थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद, क्या कह रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी स्थापना के बाद प्रशासन का गठन के लिए सर्वेक्षण किया गया कि हम किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाएंगे। इसके लिए कि उन्होंने क्या कराया, अपना सर्वे कराया। क्या था, सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड को उगने वाले राजस्व का निर्धारण किया गया कि जितना भी हमारे पास लैंड एरिया है हम क्या क्या उसमें उगाते हैं और कैसे राजस्व किया जाए, पूरी नाप तोल पैमाइश की गई। चाहे भूखंड किसी किसान के अधिकार या महल या ग्राम राजस्व या फिर किसी जमींदारी के अधिकार में हो रहा हो, यह अधिकार चाहे स्वामित्व अधिकार वाले हो रहे हों या फिर आकर्षण अधिकार कर रहे हों, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का स्थायी बंदोबस्त कहा गया। कह रहे यही जो आपका निर्धारण था, इसी निर्धारण को राजस्व व्यवस्था कहा गया। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू हो गई। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, किसान के साथ साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व की निर्धारण रैयतवाड़ी व्यवस्था, और पूरे राज स्वयं राजस्व, ग्राम राजस्व की व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक, एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक, और दूसरी कौन सी होगी, ग्राम राजस्व व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, जमींदारी व्यवस्था क्या है, आप इससे अच्छी तरह परिचित हैं। देखिए इसको, अब एक चीज आपने बड़ा सुना होगा, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको।
बताइए क्या होती है भविष्य निधि? क्या होती है भविष्य निधि? ध्यान दीजिए, पीएफ आम भाषा में इसका नाम प्रचलित है, पीएफ। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि। कर्मचारियों के हितार्थ संचालक कोष, इसमें कर्मचारी रोजगाता दोनों ही अंश दान जमा करके इसका संचालन सरकार करती तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय जो आपके जो कर्मचारी उनको देती है। देखिए बेसिकली होता क्या है, सरकार क्या करती है, आपकी सैलरी मान लीजिए 200 रुपए है, तो 200 रुपए में से सरकार क्या करेगी, 15 या 20 रुपए आपकी सरकार हर महीने सैलरी में से काट लिया करेगी, उसको काट कर उसको जोड़ती रहेगी, ठीक, उस पर आपको ब्याज देगी और 40 साल की सर्विस के बाद वही पैसा आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। उसको बोलते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। आया समझ बच्चों? तो पीएफ का मतलब है ये, एक बार देख लीजिए। देख लिया? आगे देखिए, अगला है मृत्यु दर। क्या है मृत्यु दर? जैसे शब्द मृत्यु पर ही आधारित है, इसे वर्ष के भीतर प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग अधर्म का दोनों प्रकार की गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रोगाणु दर से विभिन्न, रोगाणु दर तो बीमारी के कारण कम न हो पाने में आपका दर्शाती है। आई समझ में? देख लिया इतना आपने? तो मृत्यु दर क्या है? कुल मिलाकर जितनी 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हुई है उसी को कहते हैं आपका, ठीक। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति, सामान्य कीमत दर में निरंतर वृद्धि, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। पहले भी बता चुका हूं मैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन। चलिए अगला देखिए, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। सुना होगा आपने योजना आयोग के बारे में तो पहले कभी। चलिए फिर भी बता देता हूं मैं एक बार। ये क्या है? सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, संगठन है। यह देश के विभिन्न संसाधनों का अधिकतम संतुलन और उपयुक्त रूप से कैसे योजना बनाने के लिए कार्य करे, देश के विकास पथ पर वरीयता को निर्धारित करता है। बेसिकली एक ऐसा प्लानिंग कमीशन है जो हमारे रिसोर्सेस को और हमारे प्लानिंग को किस दिशा में करना है, किन को पहले प्राथमिकता देनी है, किन बिंदुओं पर फोकस करना है, इस विषय पर काम करता है। क्लियर है? अब आपने एक देखा होगा यूरोपियन यूनियन, ठीक, यूई संघ बोलते हैं, ईयू, ठीक। G20 में आपने देखा था ना ईयू, तो एयू यही है। अब आपको पता लग गया इसमें आपकी टोटल कुल मिलाकर कितनी कंट्री है, ठीक। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वहां के 25 स्वतंत्र देशों का एक महासंघ है। तो कैसा है?
यूरोप महाद्वीप में क्या है, बेसिकली जितने भी कंट्रियां हैं उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एक साथ आपस में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक संघ बनाया है। इसमें आपका 25 कंट्री हैं, इन्हीं को बोलते हैं महासंघ, और इसी महासंघ का नाम है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप संघ। इसके देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लुथानिया, लैम्बर्सबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, किंगडम, माल्टा, ठीक, पोलैंड, स्कोविया और सस्कोविया। तो ये सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो क्या हैं, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत शामिल हैं, और ये 25 कंट्रियों का एक अपना देश है। ठीक, तो इसमें कौन नहीं आया, ग्रेट ब्रिटेन से इसमें शामिल नहीं है। ठीक, जर्मन इसमें शामिल नहीं है, इटली इसमें शामिल नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन का आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला है राजस्व विद्युत बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग है जो विद्युत उत्पादन, संभरण और वितरण का कार्य करते हैं। देखिए इसको, राष्ट्रीय उत्पाद या नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट या इनकम, किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य में विदेशी से आय प्राप्त को योगफल को बोलते हैं। ठीक, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और समझा चुका हूं। अगला है रोगुणता। क्या होती है रोगुणता? आगे बढ़े। अगला है वहन क्षमता, धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्या है आपकी कैरिंग कैपेसिटी? तो एक घनात्मक विशेष जनसंख्या को धारण करने में किसी परिवेश की क्षमता को कहते हैं। इसकी कितनी तकनीकी परिभाषा इस प्रकार, इसको घनत्व धारण जनसंख्या वह अधिकतम आकार है जहां पहुंचकर किसी की वृद्धि रुक जाती है, उसी सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती है। यह जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के निर्वहन से जुड़ी कठिनाई के कारण प्रजननता अधिक होने लगती है। इसी को क्षमताएं परिवेश से भिन्न होती है। अनेक कारणों से समय पर इसका परिवर्तन भी संभव है। यही कारण है कि खाद्यान्न सुलभता पर्यावरण का स्थान लेती है। क्लियर है? देख लिया आपने। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बेसिकली जीएसटी की फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड आपका सर्विसेज। क्या होता है जीएसटी? अगर मैं आपसे पूछूं तो यह है वस्तु और सेवा पर इनडायरेक्ट कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा कई बिक्री कर को एकल समाप्त कर दिया गया है। जैसे 0%, 5%, 18%, 28% लागू है। ये कुछ रेट हैं जीएसटी के, और पूरे देश में दर एक समान दर रहेगी, इसके लिए लागू है। देख लिया। अगला देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 10 बार बता चुका हूं मैं आपको कम से कम। जीडीपी क्या है देखिए, देख लिया। अब है
सकल वर्धित मूल्य, ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब आपको पता होगा कि सकल वर्धित मूल्य क्या है। तो सकल वर्धित मूल्य की गणना सकल घरेलू उत्पाद और उसकी सहायक में अप्रत्यक्ष रूप से राशि से घटाकर की जाती है, यानी कि जीएबी बराबर होगा जीडीपी के, और जीडीपी में ऐड हो जाएगी आपकी सब्सिडी, और सब्सिडी से हम माइनस कर देंगे आपका इनडायरेक्ट टैक्स, उससे क्या निकल जाएगा, आपका सकल वर्धित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए इसको आप। व्यापारिक बैंक, जिसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स, कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश और या उनको ऋण निगम का आपका प्रबंधन करने वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी डेफिनेशन को देखा, और आपने देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ों को हमने पिछले जो आपके चैप्टर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में हमने किया है। तो बहुत चीज़ तो आपको बड़ी आसान लग रही होंगी, लेकिन कुछ आपको कठिनाई भी हो रही होगी कि ये जो आपके पॉइंट हैं, जो अपनी डेफिनेशन है, हम थोड़ा भूल चुके हैं। लेकिन इसीलिए कि आपको सब चीज़ आपको याद रहें, आप उनको अच्छे से मेमोराइज करें, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और चैप्टर का रिवीजन करिए। धन्यवाद।